बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों, लास्ट क्लास के वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। साथ ही साथ हमने चैप्टर 1 क्लास 10 केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन वीडियो भी हमने देख लिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है ताकि आपको आज का वीडियो बेहतर समझ में आए। अब हम बात करते हैं कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमेशा जितने एटम रिएक्टेंट में होते हैं उतने ही एटम उसके प्रोडक्ट में भी होते हैं। यही तो होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मान ले मेरे पास कोई भी इक्वेशन है और वो बैलेंस्ड नहीं है ऑलरेडी, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, तो मुझे उसे बैलेंस करना पड़ता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये रिक्वायरमेंट क्यों है कि हमें उसे बैलेंस करना ही पड़ेगा? देखें, तो उसे बैलेंस करने का सबसे बड़ा जो वजह है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना। हमें केमिस्ट्री में क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहते हैं। अगर आपको उस लॉ के बारे में याद नहीं है तो मैं आपको रिवाइज करवा देना चाहूं कि इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम चाहे भी तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स को क्रिएट तो नहीं कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन एक सिंगल है तो हम अपने से क्रिएट कर दिए एक हाइड्रोजन और H2 बना दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और ना ही किसी भी मैटर को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल होता है। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे फॉलो करने के लिए ही, इसका जो रूल है इसे ओबे करने के लिए ही किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कर रहे हैं तो उसमें जब रिएक्टेंट का बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जैसे वो आपस में रिएक्ट करते हैं और अपने अपने एक इक्विवेलेंट एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स चेंज होते हैं। लेकिन वो चेंज हम नहीं करते हैं, वो चेंज उस रिएक्शन की वजह से होता है। लेकिन इसमें एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं उसे हम लोग बैलेंस करने के लिए चेंज नहीं कर सकते। यानी कि मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है किसी रिएक्शन का, सपोज कर लेते हैं वो इक्वेशन है मेरे पास Mg प्लस HCl है, और इसे मैं रिएक्ट करवा के इसका इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, सपोज MgCl2 एंड प्लस H2। तो इस केमिकल इक्वेशन में मुझे देखना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और राइट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो मैं देख रहा हूं कि यहां पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एक है, यहां पर भी मैग्नीशियम का एक ही एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं? एक सिंगल है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन 2 है। कैसे पता किया हमने? यहां जो 2 लिखा हुआ है यही मेरा नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन यहां पर सिंगल एक है, लेकिन क्लोरीन यहां पर कितने हैं? तो यहां पर आपका क्लोरीन 2 है। तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूं कि इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आप अगर बैलेंस करना चाहो टू ओबे द रूल या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आपको यहां पर एटम्स को छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं है। यू डोंट हैव एनी परमिशन टू चेंज द नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि एटम्स को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी पता है हम लोगों को। इसीलिए हम यहां पर ये जो 2 है, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स, ये जो 2 है ये नंबर ऑफ एटम्स, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसे हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो आखिर सवाल ये आता है कि सर, अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम को अल्टर नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम बैलेंस कैसे करें?
तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसके एटम्स को बिना चेंज किए भी हम उनको बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल, उसके मॉलिक्यूल्स को चेंज करके किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम उसके एटम्स को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके मॉलिक्यूल्स को डेफिनेटली हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी केमिकल इक्वेशन का एटम्स कंजर्व्ड हो सकता है लेकिन उनके मॉलिक्यूल्स कभी भी कंजर्व्ड नहीं होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो हम खुद क्रिएट करते हैं ना। जब नंबर ऑफ एटम्स आपस में मिलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं आपस में, तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ लिया ऑलरेडी कि मॉलिक्यूल्स आर व्हाट? मॉलिक्यूल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो इसीलिए हम मॉलिक्यूल्स को कंजर्व्ड नहीं कहते हैं, हाँ, लेकिन एटम्स कंजर्व्ड होते हैं। इसलिए एटम को हम चेंज नहीं कर सकते बैलेंस करने के लिए, लेकिन मॉलिक्यूल्स को जरूर हम चेंज कर सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। यहां तक ठीक है? ऑल राइट। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि आखिर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किन किन चीज़ों को दिमाग में रखना होगा हमें। तो सबसे पहले हमें एक बात दिमाग में रखना है कि जो हम लोग सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड है उस केमिकल रिएक्शन में, उनका फॉर्मूला या उनका सिंबल बिल्कुल सही हो। ऐसा नहीं कि हम सोडियम को रिएक्टेंट में रखे हैं और हम मैग्नीशियम का सिंबल यूज कर रहे हैं, ये गलत है। यानी कि द करेक्ट फॉर्मूला और सिंबल फॉर ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन मस्ट बी नोन, है ना। जो भी हम सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं उसका करेक्ट फॉर्मूला या सिंबल ही हमें यूज करना है। दूसरा, none of the subscript of the formulae on the left hand side can be changed in balancing the equation। सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं? जैसे कि हम लिखते हैं, अगर मान लो कि हम लिखे हैं MgCl2 या फिर हम लिखे हैं यहाँ पर व्हाट कैन आई से O2 लिखे हैं, सपोज कर लो। तो इस O2 में जो ये नीचे में लिखा हुआ है दैट इज सबस्क्रिप्ट, इसे हम लोग सबस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स को। यानी कि O के सबस्क्रिप्ट में अगर 2 लिखा हुआ है दैट मीन्स कि ऑक्सीजन का 2 एटम इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। ऑलराइट, तो ये कहता है नियम कि नन ऑफ द सबस्क्रिप्ट ऑफ द फॉर्मूले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि रिएक्टेंट का बात कर रहा है। रिएक्टेंट में जो हमारा फॉर्मूला होगा, किसी भी एलिमेंट का सिंबल हो, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला हो, तो उसमें हम सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते किसी बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। ये एकदम से आपको दिमाग में रखना है, और हमने थोड़ा देर पहले आपको ये बताया भी। तो फिर इसको चेंज किए बिना हम किसका यूज करेंगे फिर? तो इसको चेंज किए बिना हम यूज कर सकते हैं किसका? उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऑल्टर करके किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ठीक है, इतनी सारी बात हम दिमाग में रख लेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हम लोगों को स्टार्ट करना होगा। लेकिन केमिकल इक्वेशन आखिर बैलेंस होगा कैसे? उसको बैलेंस करने का तरीका क्या है? तो उसको बैलेंस करने का तरीका या उसको बैलेंस करने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है एक मेथड के थ्रू, और उस मेथड को हम लोग कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। नाम ही काफ़ी स्पष्ट करता है कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ट्राई करना है कि हम क्या ऐसा करें कि वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाए। इस दौरान कुछ गलतियां भी होंगी, यानी कि आपको एरर्स भी आएंगे। तो यानी कि बात बोलने का स्पष्ट मतलब यह है कि आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बस ट्राई करना है और उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती है, इसलिए इट्स जस्ट अ ट्राई एंड एरर मेथड। इसे हम लोग कभी कभी हिट एंड ट्राई मेथड भी कहते हैं। खैर, आपको ये मेथड उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा। सर आप पूछोगे कि सर किस तरह से हम हिट करें या फिर किस तरह से ट्राई करें और कहाँ पर गलती आएगा, कहाँ पर ट्राई करें, क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। रिलैक्स, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम देखने वाले हैं अब। अब जो हम लोग देखेंगे उसको बिल्कुल ध्यान से समझना जरूरी है, ठीक है। ऑल राइट, ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ बैलेंसिंग, यही हम लोग देखने वाले हैं। तो सपोज कर लो एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं हम
एग्जाम्पल हमारे पास है कि बैलेंस द इक्वेशन Mg प्लस HCl इज इक्वल टू MgCl2 प्लस H2। ये हमारा एक केमिकल इक्वेशन दे दिया गया है और कहा गया कि इसे अब आप बैलेंस करो बाय द यूज ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, सो इसे करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिएगा, एक टेबल क्रिएट करिएगा और टेबल में सबसे पहला कॉलम जो होगा वो एलिमेंट्स का होगा, कि आपको उन सारे एलिमेंट्स को उसमें लिस्ट करना है जो जो एलिमेंट इस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्या करना है, अगला हमें करना है कि हमारे पास दो साइड हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उन्हें करना है लिस्ट आउट। देखें, मतलब ऐसा कि मैग्नीशियम यहाँ पर एक है, क्लोरीन यहाँ पर दो है, एक है, और हाइड्रोजन भी यहाँ पर एक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे रिएक्टेंट के जो एलिमेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं, वो सारे एक एक प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम तो एक ही रहा, लेकिन क्लोरीन का जो नंबर ऑफ एटम है वो 2 हो चुका है और हाइड्रोजन का भी नंबर ऑफ एटम 1 से 2 हो चुका है। तो यहां तक तो बात स्पष्ट है कि सबसे पहले सर हमें एक लिस्ट बनाना है, एक टेबल क्रिएट करना है जहां पर हमारे पास सारे एलिमेंट्स के नाम लिखे होंगे, उनके लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम हैं और राइट हैंड साइड में कितने एटम हैं, इसे हमें लिखना है। ऑलराइट, अब हम करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड को अप्लाई। कैसे ट्राई करेंगे, देखें, हमें एक बात यहां देखना है कि सर राइट हैंड साइड में कितने मैग्नीशियम कितने एटम हैं, तो राइट हैंड साइड में एक है, और लेफ्ट में कितना है, लेफ्ट में भी एक है। यानी कि ये दोनों साइड में सेम है, तो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम फिलहाल बैलेंस है। मेरा बात सुनना इस वर्ड को, फिलहाल ये बैलेंस है, लेकिन मुझे ये गारंटी नहीं दे सकता मैं आपको कि आगे भी ये बैलेंस रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको पता चलेगा जब हम आगे किसी दूसरे एटम को बैलेंस करेंगे, दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, तो उस वक्त हो सकता है कि पहला वाला एलिमेंट अनबैलेंस्ड हो जाए। तो बोलोगे सर ये क्या हुआ, तो यही तो है ट्रायल एंड एरर मेथड की खूबसूरती, कि आप जब एक को बैलेंस करोगे तो हो सकता है कि दूसरा अनबैलेंस्ड हो जाए, लेकिन हाँ लास्ट तक आपको बैलेंस हो ही जाएगा। चलिए, तो मैग्नीशियम हमारे पास लेफ्ट हैंड में भी एक है, राइट हैंड में भी एक है, इसका मतलब फिलहाल ये बैलेंस है। बात करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन लेफ्ट में एक है लेकिन राइट में ये 2 है, दैट मीन्स ये बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे इसको। तो मुझे बात बताओ कि क्लोरीन में राइट में अगर 2 है तो लेफ्ट में हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई या ऐड या क्या कर दें कि राइट के बराबर हो जाए। तो एक बात याद रखना, हम यहाँ पर ऐड कभी नहीं करते हैं, इसीलिए बचता ओनली मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे यहाँ पर 2, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो इधर लेफ्ट वाला साइड है इधर भी आपका 2 हो जाएगा। और इससे देख पा रहे हैं कि क्लोरीन यहाँ भी 2 है, क्लोरीन यहाँ भी 2 है। तो क्लोरीन आपको करना है 2, तो ऑब्वियस सी बात है आपका राइट में 2 था, तो आप मल्टीप्लाई किस में करोगे, लेफ्ट में करोगे। तो लेफ्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट लेफ्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ हम लिख देंगे 2। तो लिखने का जगह कौन सा है, कभी भी आप यहाँ पर 2 नहीं लिखना, ये आपका गलत है। मैंने आपको पहले बताया कि ये सबस्क्रिप्ट है, यानी कि नंबर ऑफ एटम का प्लेस है, और एटम को हम क्रिएट नहीं कर सकते खुद से, इसलिए यहाँ पर कभी भी गलती से आप 2 नहीं लिखोगे। 2 लिखना है कहाँ पर, हमेशा 2 लिखना है आपको हमेशा आगे में इस प्लेस पर, क्योंकि वो प्लेस है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। अब मॉलिक्यूल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो मेरा क्लोरीन यहाँ पर जो है, ये क्लोरीन ये 2 हो गया, और यहाँ पर भी क्लोरीन जो है यहाँ पर 2 हो गया। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन का। नेक्स्ट हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन कितना है, लेफ्ट में 1, लेकिन ये 2 अगर आगे में लगा देते हैं तो ये 2 जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया, अब 2 हो गया है। हाइड्रोजन अब 1 नहीं रहा, हाइड्रोजन अब कितना हो गया है, 2 हो गया है, ऑटोमेटिकली हो गया। देखो हमको उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने क्लोरीन को बैलेंस किया तो उससे वो खुद ब खुद बैलेंस हो गया। और हम अगर राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 ही है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो ये केमिकल इक्वेशन है ये हो गया बैलेंस। कितना आसान समझना, ज़्यादा मुश्किल तो है ही नहीं, है ना। तो अगर हम इसे देखें तो इसके बैलेंस करने के बाद, इसको बैलेंस करने के बाद का जो टेबल वो कैसा लिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पर आपका लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम 1, राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम 1 ऑलरेडी था पहले से, क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गया, राइट हैंड साइड में तो 2 था ही पहले से, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया और राइट हैंड साइड में 2 था ही पहले से। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, बैलेंस द इक्वेशन Mg plus H2O is equal to MgOH whole 2 plus H2। मैग्नीशियम और वाटर को डेट करवा रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस वाटर इक्वल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH whole 2 इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड इस रिएक्शन में गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ चीज़ें इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, जैसे गैस रिलीज होता है, जैसे उसका कलर चेंज होता है, जैसे उसका टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है, जैसे उसका स्मेल चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर दिखी जाए तो समझ जाना कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो चुका है। तो यहाँ पर गैस रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। ओके, एलिमेंट्स हमारे पास है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑब्वियस बात है, जितने भी हमारा रिएक्टेंट है वही सेम एलिमेंट्स प्रोडक्ट में भी होंगे, इसलिए हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 3 है। अब हम देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट वाला पार्ट में नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट का कितना कितना है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम हमारा है 1, हाइड्रोजन हमारा है 2, ऑक्सीजन हमारा है 1। हमने इसे नोटिफाई कर लिया, लिस्ट कर लिया इसे हमें। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एटम कितने हैं। देखते हैं मैग्नीशियम यहाँ पर सिंगल 1 ही है, चलो ठीक है, ये बैलेंस ऑलरेडी। ऑक्सीजन यहाँ पर सिंगल 1 था, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि देखो ये जो OH है इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है और इसके बाहर में 2 है, इसका मतलब ये 2 O के लिए भी है, ये 2 H के लिए भी है, दोनों के लिए ये 2 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 2 + 2 कितना हो गया हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन 4 यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसको बैलेंस करने का कोशिश, सिर्फ कोशिश करेंगे, ये हो जाएगा, कब होगा इसके बारे में हम देखेंगे। हाँ, आपको एक बात बता देना चाहूँगा मैं इसको स्टार्ट करने के पहले, जब भी एग्जाम में आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आए तो कभी भी पेन से बैलेंस मत करना डायरेक्टली, क्योंकि हो सकता है कि एक बार में आपका बैलेंस ना हो सकता है कि 2 बार 3 बार ट्राई करना पड़े। तो इसीलिए आप सबसे पहले बैलेंस करना स्टार्ट करो तो या तो रफ में कर लो पहले बैलेंस, या तो अगर वहीं पर करना है क्वेश्चंस में तो उसके लिए पेन का यूज़ ना करके पेंसिल का यूज़ करना, ठीक है, ताकि आप मिटा सको, उसको इरेज कर सको। अब देखो मैग्नीशियम 1 है, तो ऑब्वियस बात ये बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो करते हैं इसको बैलेंस। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ अगर 2 है तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल बात है, बड़ा आसान है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि मैग्नीशियम वाला पार्ट में नंबर ऑफ एटम्स 1 है, इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो बैलेंस है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो अब बात करते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के पास 1 एटम है बेचारा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में उसके पास 2 एटम है। तो इस वाले को, लेफ्ट वाले को, इसको देख के बड़ा जेलस फील हो रहा है, यार तुम्हारे पास 2 एटम है, मेरे पास सिंगल 1 ही एटम है, कैसे काम चलेगा। चलो हम लोग क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा पावरफुल बनाते हैं ताकि इसका जेलसी कम हो जाए। क्या करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ताकि क्या हो जाएगा, इसके पास भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम नहीं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो अब तो ये हो सकता है बैलेंस हो गया होगा। तो हम लोग जो 2 लगाए हैं लेफ्ट में लगाए हैं, तो चलो लेफ्ट में यहाँ पर 2 लगा देते हैं हम लोग। तो लगा दिए 2, तो इससे ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, चलो ठीक है भाई, ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और ये 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों को 2 मल्टीप्लाई कर देना होगा। कौन सा 2 भाई, यही वाला 2 जो यहाँ पर लगाए हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4। तो अब देखो ये दोनों ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो गया।
सिंपल एज इट इज, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब हम इसे देखेंगे कि दोबारा टेबल बना करके कि अब हमारा टेबल कैसा लग रहा है देखने में, तो देखें ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो टेबल होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा 1 1 2 2 4 4, दैट्स इट। मुझे नहीं लगता है कि आपको बैलेंस करने में अब कोई दिक्कत होने वाला है। अगर फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताओ कि किस क्वेश्चन में दिक्कत है। मैं डेफिनेटली तुम्हें उस क्वेश्चन को लेकर के वीडियो जरूर दूंगा, इतना तुम चिंता ना करो, ठीक है। ओके, तो अगला एग्जांपल हमारा है एग्जांपल नंबर 3। तो इसको भी हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। चलो, क्वेश्चन हमारा है कि Al प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Al2SO4 होल 3 प्लस H2। सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है, SO4 है। लेफ्ट में कितना है, तो लेफ्ट में है ये एल्यूमिनियम है 1, हाइड्रोजन है 2 और सल्फेट SO4 1। राइट में कितना है, एल्यूमिनियम 2, ऑब्वियसली बात एल्यूमिनियम 2 है। हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन भी 2 है। SO4 कितना है, SO4 3 यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड। चलो अब करते हैं इसे हम लोग बैलेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि एल्यूमिनियम कितना है। तो एल्यूमिनियम हमारे पास है लेफ्ट हैंड में 1 और राइट हैंड में 2। तो हमें सबसे पहले करना होगा एल्यूमिनियम को बैलेंस। देखो, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, तो सर हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो करो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो एल्यूमिनियम 2 हो गया, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 हो गया, इट इज़ बैलेंस्ड। अब क्या करें, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो है बचा हुआ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, ये बैलेंस्ड है, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं SO4 का, सल्फेट का। सल्फेट यहाँ पर 1 है, सल्फेट यहाँ पर 3 है। कैसे करें इसे बैलेंस, तो उसके लिए हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ लिखो 3, तो हो गया हमारा सल्फेट 3, यहाँ पर भी सल्फेट 3। लेकिन अब देखो कैसा प्रॉब्लम आएगा। हमने सोचा हाइड्रोजन हो गया बैलेंस, लेकिन यहाँ पर देखो 3 दूना 6, कितना हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन। अब हुआ अनबैलेंस्ड। तो यही तो है यार ट्रायल एंड एरर मेथड का खूबसूरती। अब देखो, तो करना ये है कि लेफ्ट में अगर 6 है तो राइट में भी हमें 6 करना पड़ेगा। कैसे करें, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। तो अब ये ऐसी बात हो जाएगा 6, तो यहाँ 3 लिख दो, दैट्स इट, हो गया बैलेंस्ड, कोई दिक्कत नहीं। अब बिल्कुल ये बैलेंस्ड हो चुका है, यानी कि हमको लगाना पड़ा 2 एल्यूमिनियम फिर 3 H2SO4 इक्वल टू Al2SO4 होल 3 प्लस 3 H2। पढ़ेंगे कैसे करके कि दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम लिया गया और रिएक्ट कराया गया 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 के साथ, तो बना 1 मॉलिक्यूल Al2SO4 होल 3 का और 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का। सिंपल बात है, इसको ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। ऑलराइट, जब हम इसे दोबारा देखेंगे कि टेबल बना करके कि मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है कि नहीं, तो ऑब्वियसली बात है हम देखेंगे कि मेरा लेफ्ट हैंड में भी 2 था, राइट हैंड में भी 2 है, लेफ्ट हैंड में 6 है, राइट में भी 6 है, लेफ्ट में 3 है, राइट में भी 3 है। तो ये हो गया हमारा टोटल बैलेंस्ड। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है, हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। जैसे नंबर 1, कोई भी केमिकल इक्वेशन हमें क्या देता है कि हमें ये बताता है कि उस रिएक्शन में जो इन्वॉल्व रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनका सिंबल या फार्मूला क्या है। ऑब्वियस बात है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में तो पता चलता है ना। जैसे कि हमने पिछला वाला इक्वेशन देखा, मैग्नीशियम का फार्मूला पता चला, अरे भाई मैग्नीशियम का सिंबल तो Mg होता है। HCl का पता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पता चला, अरे भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl। तो ये सब पता चलता है हमको। It tells us which substance or substances are taking part in the reaction and which product or products are being obtained। ये हमें इस बात की जानकारी देती है कौन,
केमिकल इक्वेशन हमें इस बात की भी जानकारी देती है कि कौन कौन से सब्सटेंस या सब्सटेंसेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन सब्सटेंस या सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से कौन से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 प्लस 2HCl इक्वल टू CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे रिएक्टेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, और कौन है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों रिएक्टेंट इसमें इन्वॉल्व है। इनके मिलने से क्या बन रहा है, तो बन रहे हैं प्रोडक्ट CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, तो ये बता रहा है टेल्स अस दैट कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। It gives the relative number of atoms and molecules of the reactant and product that take part in the reaction. ये हमें इस बात की जानकारी भी देती है कि रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं और जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसमें कितने नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। क्या हम इस स्टेटमेंट को देख कर समझ सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या इस स्टेटमेंट को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि कितने एटम प्रेजेंट हैं, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं? नहीं, उसको समझने के लिए हम उसका केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ता है। ऑलराइट, तो ये था छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जहां हम लोग इस बात को देखें कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में किस किस चीज़ों की जानकारी मिलती है, क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। और इसके साथ ही साथ हमने देखा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, कौन सा मेथड है, बैलेंस क्यों करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिल चुकी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। अगर आपको पहले इन सब बातों के बारे में डाउट्स रहा होगा तो मुझे लगता है कि इसके बाद आपको डाउट्स नहीं रहेगा। तो अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ नए बातें होंगी, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। अगर आप पहले से इस चैनल पे हो तो थैंक यू, अगर आप नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको दो फायदा होगा, पहला डाउट्स क्लियर होगा, दूसरा वीडियोस मिस नहीं करोगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।